हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी बुक सीरीज को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की बुक सीरीज है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 6 है। इसमें हम देखेंगे कि कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार क्या होती है और उससे संबंधित कौन से प्रोविजन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि मनी मार्केट क्या होती है और मनी मार्केट के अंतर्गत किस प्रकार बैंकें, किस प्रकार वाणिज्यिक कंपनियां और किस प्रकार भारत सरकार पैसे की उगाही करती है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार क्या होती है। पूंजी बाजार को कैपिटल मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। क्लियर। तो आपको पता है कि कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें पैसों का लेन देन एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए किया जाता है। क्लियर। इसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। आपने पिछले पार्ट में देखा था, जो मनी मार्केट होती है उसमें एक वर्ष से कम अवधि होती है, लेकिन कैपिटल मार्केट में एक वर्ष से अधिक की अवधि होती है। आपने अगर पिछले पार्ट को देखा है तो आप यकीन मानिए इस पार्ट में सिर्फ आपको पिछले पार्ट की तुलनात्मक अध्ययन करना है और उसी तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर आपका ये पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट रिवाइज हो जाएगा। ठीक। चलिए, अगला है इसमें कि पूंजी बाजार में क्या होता है, यानी कि कैपिटल बाजार में क्या होता है कि वास्तव में पूंजी बाजार के अंग सीधे इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं। कहने का मतलब कि इसमें जो पैसा लिया जाता है उधारी के तौर पर स्कीम चलाने के लिए, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो वो इकोनॉमी पे सीधा सीधा इम्पैक्ट डालता है। जबकि मनी मार्केट में जो पैसा होता है उसका प्रत्यक्ष रूप से इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर पड़ता है। क्लियर। फिर आपने देखा था कि जो मनी मार्केट होती है उसमें बैंकें पार्टिसिपेट करती हैं, भारत सरकार पार्टिसिपेट करती है, कई सारे उद्योगपतियों की संस्थाएं पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन उसमें व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं करते थे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम व्यक्ति को भी पार्टिसिपेट करा सकते हैं। क्लियर। तो आपको ये लाइन काफ़ी याद रखनी है कि जो पूंजी बाजार होती है उसमें व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है। हो सकता है यूपीएससी कभी आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच डिफरेंस करती हुई कोई क्वेश्चन पूछते, तो इसीलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ें रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्लियर। फिर आपको पता है कि इसमें आरबीआई तो करती ही है, सभी प्रकार की बैंकें, अन्य वित्तीय संस्थाएं, उद्योग जगत, व्यक्तिगत निवेशक आदि शामिल होते हैं। क्लियर। फिर आपको पता है कि भारत सरकार आरबीआई की मदद से पूंजी बाजार में निम्न भूमिका निभाती है। कैसी भूमिका? मतलब अगर भारत सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है एक वर्ष से अधिक समयावधि के लिए, तो वो आरबीआई से कहती है कि आप पूंजी बाजार से पैसे की उगाही करो। अब जब पैसे की उगाही आरबीआई करता है भारत सरकार के नेतृत्व में, तो वो दो तरीके से करता है। कौन सी दो तरीके? कौन है? यानी कि दो तरह की वो सरकारी प्रतिभूतियां जारी करता है। आपको पता है जब हमने पिछले मनी मार्केट पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या देखा था? बिल। क्यों? क्योंकि बिल एक वर्ष से कम अवधि के लिए होता है, और यहाँ पर हम क्या देखेंगे? बॉन्ड। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए होता है। क्लियर। तो इसीलिए कैपिटल मार्केट में जब भारत सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो बॉन्ड जारी करती है, और जब मनी मार्केट में उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो बिल जारी करती है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए, फिर आपको पता है जो बॉन्ड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक है जीरो कूपन बॉन्ड, एक है गिल्ट एज सिक्योरिटीज। आपसे यूपीएससी ने जीरो कूपन बॉन्ड से संबंधित प्रश्न पूछ लिया है, और इस समय आप देख रहे होंगे करंट न्यूज़ में जीरो कूपन बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको काफ़ी इजी तरीके से ये आसान लगे। ठीक। तो आपको पता है, आपने पढ़ा था क्या? ट्रेजरी बिल। तो याद करिए, ट्रेजरी बिल में आपने कौन कौन से प्रोविज़न पढ़े थे? आपने पढ़े थे कि जो ट्रेजरी बिल होता है वो डिस्काउंट में जारी किया जाता है, यानी कि अगर उसमें 100 रुपये अंकित हैं तो उसे 90 रुपये में जारी किया जाता है। बट अंतर ये होता है ट्रेजरी बिल में और जीरो कूपन बॉन्ड में
कि ट्रेजरी बिल 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होते हैं और जबकि जीरो कूपन बॉन्ड 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए होते हैं। क्लियर? तो वही चीज़ कि जीरो कूपन बॉन्ड ट्रेजरी बिल के समान होते हैं लेकिन 1 वर्ष से अधिक पर लागू होता है। काफ़ी चीज़ें याद हो गई होंगी आपको। चलिए, इस पर क्या इंटरेस्ट मिलता होगा? अब आप खुद ही सोचिए, जब डिस्काउंट दिया जा रहा है तो जीरो कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और आपको पता हो कि यूपीएससी इस बार के क्वेश्चन पेपर में प्रीलिम के यही प्रश्न पूछा था, क्या जीरो कूपन बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये छूट पर जारी किए जाते हैं। इतनी बातें आप समझ गए होंगे जीरो कूपन बॉन्ड से संबंधित। चलिए, अब हमारा जो दूसरा है बॉन्ड में ही, वो है गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज़। अब आप याद करिए, आपने वहाँ पर एक सिक्योरिटीज़ और पढ़ी थी, उसका क्या नाम था? डेटेड सिक्योरिटीज़। डेटेड सिक्योरिटीज़ में क्या आपने फीचर पढ़े थे? आपने पढ़ा था कि उसमें जो अंकित मूल्य होगा 100 रुपये या 1 लाख, उसी मूल्य पर पर्सन को वो डेटेड सिक्योरिटीज़ परचेज करनी पड़ती हैं। उसके बदले में भारत सरकार उन्हें इंटरेस्ट पे करती है, यानी कि ब्याज दर देती है 5% या 6% के हिसाब से। ठीक, लेकिन गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज़ और डेटेड सिक्योरिटीज़ में अंतर ये है कि डेटेड सिक्योरिटीज़ 1 वर्ष से कम के लिए होते हैं, लेकिन जो गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज़ है वो 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए होते हैं। क्लियर? तो आपको ये बातें याद हो गई होंगी कि डेटेड सिक्योरिटीज़ के समान होते हैं, सरकार द्वारा इसमें ब्याज की अदायगी की जाती है और जब ब्याज दिया जाएगा तो आप बताइए क्या छूट मिलेगी? तो छूट इसमें नहीं मिलेगी। क्लियर? चलिए, उम्मीद है आपने ये चारों चीज़ें रिपीट कर ली होंगी। कौन कौन सी? ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटीज़, गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज़ और जीरो कूपन बॉन्ड। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे जीरो कूपन बॉन्ड से संबंधित। ठीक, अब हमने भारत सरकार के बारे में तो पढ़ लिया कि भारत सरकार को पैसे की जब ज़रूरत होती है तो वो 2 तरीके से कैपिटल मार्केट से पैसे की उगाही कर लेती है, यानी कि 2 तरीके के बॉन्ड जारी करके। किंतु जैसा हमने मनी मार्केट में देखा था कि जो कंपनियां होती हैं उनको पैसे की जब ज़रूरत पड़ती है तो वो सीपी जारी करती हैं। तो उसी तरीके से जब कैपिटल मार्केट में किसी कंपनी को या किसी उद्योगपति को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो कितने तरीकों से पैसे की उगाही करता है। और वास्तव में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हमें यहीं से समझ में आता है कैपिटल मार्केट का। और कैपिटल मार्केट हम पढ़ते सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि इसमें उद्योगपति पैसे को कैसे मार्केट से परचेज करते हैं। क्लियर? तो आप देखिए कि आपको मान लीजिए एक कंपनी इस्टेब्लिश करनी है। ठीक, तो आपके पास कौन से रिसोर्सेस हो सकते हैं? आपके पास 2 रिसोर्सेस हो सकते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब आपका कोई फ्रेंड, आपकी कोई सहेली फॉरेन में रहती है तो वो फॉरेन से आपसे कहती है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आप हमसे ले लीजिए। ठीक, तो आप क्या करोगे? एक विदेशी सोर्स के रूप में ले सकते हो, यानी कि एफडीआई या एफपीआई के रूप में। अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि एफडीआई क्या होती है, एफपीआई क्या होती है। हम काफ़ी अच्छे से इन्हें आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए। देखिए, जब हमारी इकोनॉमी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आप यकीन मानिए कि कोई भी बंदा कितनी भी इकोनॉमी पढ़े हो, आप उससे काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी अच्छे ढंग से आपको चीज़ें याद होंगी। उसके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं होंगे जितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो, हमने हर तरीके के टॉपिक को इसमें कवर करने का प्रयास किया है। ठीक, जैसा कि हम कह रहे थे कि आपको अगर पैसा बाहर से चाहिए तो आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप विदेशियों से पैसा ले लें अपनी फ्रेंड या सहेली से, या फिर आप घर में किसी से पैसा मांग लें, मम्मी से मांग लें, पापा से मांग लें, अपने भाई से मांग लें कि आप हमें पैसा दीजिए। अब जब वो पैसा आपको देते हैं तो मम्मी पापा भाई की तो बात अलग है, लेकिन अगर आप अपने रिलेटिव से पैसा मांगते हो तो वो कहते हैं कि भाई साहब, आप अगर हमें पैसा दे रहे हो तो हमें आप 2 तरीके से दे सकते हैं। तो बोले क्या? उन्होंने कहा कि हम पैसा 2 तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक है डिबेंचर के फॉर्म में और एक है बॉन्ड के फॉर्म में। ठीक, डिबेंचर और बॉन्ड का क्या मतलब होता है? बेसिकली डिबेंचर और जो बॉन्ड, ये शब्दावलियां हैं ना,
बॉन्ड का उपयोग ज़्यादातर भारत सरकार के संदर्भ में किया जाता है और डिबेंचर का ज़्यादातर उपयोग कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। इसमें कंपनियां क्या करती हैं, अपने शेयर जारी करती हैं। शेयर का मतलब कि हमने मान लीजिए 100 रुपये की कंपनी इस्टेब्लिश की, तो इसमें अगर 10 लोगों ने अपने डिबेंचर जारी किए तो हमने इनको 10-10 रुपये के 10 डिबेंचर जारी कर दिए। अर्थात जब भी प्रॉफिट होगा तो हम इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? तो उसे ही डिबेंचर कहा जाता है। डिबेंचर का मतलब कि हम आम लोगों से ऋण लेते हैं जिस पर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर? हमने उनसे कह दिया कि आप अपना बैंकों में पैसा मत जमा करिए, आप हमें दे दीजिए और इसके बदले हम आपको अपना एक इंटरेस्ट पे कर देंगे। ठीक? तो कंफ्यूज मत होइए, आगे हम डिबेंचर और बॉन्ड की काफ़ी अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी हम यहाँ पे आपको बस बेसिक बता रहे हैं। हम वहाँ आपको बताएंगे कि डिबेंचर ज़्यादा सेफ होता है कि बॉन्ड ज़्यादा सेफ होता है। ठीक? चलिए, आपने ये चीज़ें तो देख ली कि हमने दो तरीके का पैसा ले लिया कि आप हमें या तो बॉन्ड के रूप में दे दो या तो डिबेंचर के रूप में। और बॉन्ड के रूप में आपको पता है ये सरकार लेती है और डिबेंचर के रूप में कोई कंपनी लेती है। ठीक? अब हमारे पास एक और सोर्स होता है, वो है इंटरनल, मतलब हमारा आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत में हमारे पास स्वयं की पूंजी होती है। स्वयं की पूंजी मतलब आपके माता पिता की पूंजी होती है, तो आप उससे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हो। इसीलिए देखोगे कि कई बार आपको वहाँ पे प्राइवेट कंपनी लिखी हुई मिलती है। ठीक? क्यों? क्योंकि वो उनकी खुद की पैसे होते हैं। लेकिन कई बार आप क्या करते हो कि अपनी उसी कंपनी के शेयर जारी कर देते हो। मतलब आपको 1 करोड़ रुपए की कोई कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, तो आपने उसके शेयर जारी कर दिए 100 का मतलब 1-1 लाख रुपए के आपने उसमें शेयर जारी कर दिए। ठीक? तो उसे कहते हैं इक्विटी शेयर। अब इक्विटी का और सामान्य सा मतलब क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आईपीओ क्या होता है, इक्विटी कितना फ़ायदेमंद होता है, कितना लॉस में होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो। अभी बस ये समझें कि एक उद्योगपति को पैसे की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कितने तरीक़ों से पैसे को उपयोग में ला सकता है। ठीक? अब आपने ये सारी चीज़ें देख ली। फिर आप देखिए कि जो शेयर होता है, जैसे इक्विटी शेयर जो जारी किया जाएगा तो उसमें उनको मालिकाना हक भी मिलता है। आप कई बार देखते होंगे कि कई सारी कंपनियों में एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड के मेंबर्स कभी बदलते रहते हैं। जैसे आप सीईओ को देखते हो कि अब की बार ये सीईओ बन गया। आपने देखा होगा, कई बार सुनते हो कि उस कंपनी के फला शेयर को इस कंपनी ने परचेज कर लिए या इतने शेयर उन्होंने परचेज कर लिए। तो उससे क्या मतलब होता है? उससे मतलब होता है कि मालिकाना हक कोई दूसरा व्यक्ति परचेज कर रहा है। अब शेयर को परचेज करने से संबंधित जो प्रोविज़न होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, हम उनको अपने अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्लियर? फिर आपको पता हो कि जब ये सारे इतने फीचर्स आपके सामने दिखाई पड़ते हैं तो आपके मन में आया होगा कि आखिरकार विदेशियों से पैसा जब हम लेते हैं या इक्विटी शेयर जारी करते हैं तो इनके लिए क्या कोई एक अलग से एक्सचेंज होता है या अलग से कोई एक मैनेजमेंट बॉडी होती है या अलग से कोई एक मार्केट होता है? तो बिल्कुल, एक मार्केट होता है जहाँ पर ये सारी गतिविधियाँ कंसीडर की जाती हैं। तो वो कौन सी गतिविधियाँ हैं और उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। क्लियर? अब आप समझ के होंगे कि आखिरकार ये जो स्टॉक मार्केट की शब्दावली है ये कहाँ से आई। स्टॉक मार्केट बेसिकली पूंजी बाजार का एक पार्ट होता है। पूंजी बाजार क्या होता है मैंने आपको बता दिया। उसमें मैंने आपको उद्योगपतियों के रोल को बता दिया, आपको भारत सरकार के रोल को भी बता दिया। अब पूंजी बाजार के अंतर्गत जितनी भी क्रियाविधि संपन्न होती हैं उनको कौन करता है? उनको स्टॉक मार्केट करता है। और ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक? हम देखेंगे कि वास्तव में स्टॉक मार्केट कितने टाइप के होते हैं और किसको क्या कहा जाता है। ठीक? और इसके बाद हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो पैसा है वो कैसे कोई कंपनी परचेज करती है और उन परचेज करने के अलग अलग वर्ड को क्या क्या कहा जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको आगे मिलेगा और काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। क्लियर? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।